प्रणाम मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसका पदार्पण हमारे जीवन की उस छोटी उम्र में हो जाता है जब हमें ठीक से बोलना भी नहीं आता। व्याकरण क्या होती है यह तो बहुत दूर की बात होती है। वर्ण क्या होते हैं हमें यह भी नहीं पता होता। यहाँ तक कि हमें हमारी भाषा से भी पहचान नहीं होती, पर हमें एक शब्द से पहचान होती है और वो है कविता। यह शब्द हमने सुना होता है और वह भी इसीलिए क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हमारे माता पिता शुरू हो जाते हैं। हमारे पिताजी कहते हैं, बेटा अंकल को वो कविता बोल के सुनाओ, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है। तो कभी मम्मी कहती है, आंटी को बोल के सुनाओ, मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है। हमें नहीं पता होता है कविता क्या है, पर हमें यह पता होता है कि कविता बोलने के बाद हमें तारीफ मिलती है, तालियां मिलती हैं, मनोरंजन होता है, प्रशंसा होती है, तो हमें उपहार मिलते हैं। हालांकि धीरे धीरे उम्र के साथ साथ कविता की परिभाषा बदलती जाती है, उसके अर्थ बदलते जाते हैं, उसकी अभिव्यक्ति और मायने बदलते चले जाते हैं। आखिर कविता क्या होती है, कोई कविता कब और क्यों लिखता है और किसी कवि की क्या जिम्मेदारी होती है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे विश्व के प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित कवियों, लेखकों, शायरों एवं साहित्यकारों से। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कविता क्या होती है। मेरी नजर में कविता मन की बात है। मन में ही उपजती है, मन में ही विचरती है और मन में ही खो जाती है, मन में घूमती रहती है। साहित्य रचना मन और मस्तिष्क के मेल से ही संभव है। विवरण एक फूल है, कविता उसकी सुगंधी। कविता मन से आती है और उसका आभास सुबह से ही हो जाता है कि वो आएगी, वो आने वाली है। शरीर एकदम हल्का हो जाता है, चाल धरती से ऊपर हो जाती है। चलते चलते समुद्र लांघ जाओ, धरा को चूम लो और गगन में पड़े हिंडोले पर झूलो। क्या स्वाद है। कविता क्या होती है, आप हमारी दो कुंडली सुन लो पहले। भामह दंडी भरत मुनि रुद्रट उद्भट संग, ये सब विद्वानों के नाम हैं पुराने। भामह दंडी भरत मुनि रुद्रट उद्भट संग। कविता कहते हैं किसे, मन में उठी उमंग। मन में उठी उमंग, शब्द में अर्थ समाया। शब्द में अर्थ समाया, कभी अर्थ के लिए शब्द ने धारी काया। कभी शब्द में अर्थ आ गया तो कभी अर्थ के लिए नया शब्द बनाना पड़ा। मन में उठी उमंग, शब्द में अर्थ समाया, कभी अर्थ के लिए शब्द ने धारी काया। लेकिन शब्द अर्थ दोनों थे महाघमंडी, इनके पीछे मिलकर दौड़े भामह दंडी। और भी बहुत सारे। कहा भरत मुनि ने तभी सबसे ऊपर भाव। शब्द अर्थ से भाव में होता सदा भराव। होता सदा भराव तभी कविता कहलाता। रस निमग्न हो शब्द अर्थ तब बाहर आता। शब्द अर्थ रसहीन रहे, शब्द अर्थ रसहीन रहे तो कविता नाहक लिखता है, कभी नहीं मिलेगा उसको चाहक। असल चीज है भाव, और अगर भाव विहीन, रस विहीन कोई शब्द है तो लिखना नाहक है, क्योंकि उसके लिए चाहक है ही नहीं। यानी अंदर के भाव, अनुभूति, संवेदना, ये ज्यादा जरूरी है या बाहर की सज्जा, कला या रूप अलंकार? क्या चाहिए? जो सब मौन भोगते जीते मैं मुखरित करता हूं। मेरी उलझन में दुनिया सुलझा करती है। एक गांठ जो बैठ अकेले खोली जाती, उससे सबके मन की गांठें खुल जाती हैं।
एक गांठ जो बैठ अकेले खोली जाती, उससे सबके मन की गांठें खुल जाती हैं। कवि प्रयास करता है अपने बहाने गांठ को खोलने का, लेकिन पूरे समाज के मन की गांठें खुल जाती हैं। और फिर एक गीत जो बैठ अकेले गाया जाता, एक गीत जो बैठ अकेले गाया जाता, अपने मन का पाती दुनिया दोहराती है। तो सबकी बात कवि करता है। फिर हम देखें कि अगर परिभाषित ही करना हो तो मैं मानता हूं कि कविता एक प्रतिक्रिया है। और प्रतिक्रिया किसके प्रति है? इस बहुरंगी विविध जिंदगी की प्रतिक्रिया है। जिंदगी में दृश्य दिखाई देते हैं, वो कौंध लगती है, आप संवेदनशील हो जाते हैं। अगर आप जागरूक हैं तो अलग जगह पे संवेदनशील नहीं होंगे, सही जगह पर संवेदनशील होंगे। कविता इस विविध जिंदगी के प्रति एक जागरूक इंसान की संवेदनाओं से भरी हुई प्रतिक्रिया है। और कुल मिला के साहित्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया है जिससे साहित्य जन्मता है, और कविता एक प्रतिक्रिया है जो संवेदनाओं से और भावनाओं से बौद्धिकता के साथ समाज में याद रखे जाने योग्य शब्दों में सौंप के जाती है। सांसारिक जीवन जीते हुए अपने अंदर के भावों से कुछ विषय, कुछ घटनाएं टकराती रहती। ज्यादातर कविताएं समाज के प्रतिघात के कारण जन्मी करुणा का प्रकटीकरण होती है। यूं तो हर व्यक्ति जो जन्म लेता है, जब तक जीता है, उसके हृदय में कविता पलती रहती है। कभी कभी मुख से अनायास निकल जाती है, आवश्यक नहीं कि वह कवि कह रहा है। उसकी कविताएं कहीं छपे भी। कवि ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। यह कविता की परिभाषा के लिए बहुत ही सटीक बैठती है कविता की चार पंक्तियां। और जमाना कुछ भी बदल जाएगा। कल जो वाल्मीकि की कविता थी, बीच में फिर हमारे जो क्रम में जो जितने भी दिनकर की कविता, सब जितने भी कवि आए उनकी और आज की कविता, उनकी विशेषताएं वही होंगी। कविता विषाद को मन से निकालकर व्यक्ति के हृदय को निर्मल बना देती। घटनाओं को देखता परखता सब व्यक्ति है, लेकिन उस घटना से कविता बन जाए, उसके मन का अनुराग प्रकट हो जाए, संवेदना के बिना संभव नहीं होता है। ऐसी कविताएं जो दूसरों को भी आंदोलित करती रहें, सुख और दुख में उन्हें गुनगुनाने के लिए प्रेरित करती हैं, समाज के लिए वे एक थाती हो जाती हैं, कई पीढ़ियों तक पढ़ी जाती हैं। कई पीढ़ियों तक उन कविताओं को पढ़कर लोग प्रेरित होते हैं। कुछ पंक्तियों में केवल तुकबंदी हो, कोई उद्देश्य न हो, तो वो कविता नहीं कही जाएगी। कविता अपने देश की संस्कृति के सूत्रों को भी अपने में धारण की हुई होती है। कविता मेरे लिए मन का इतवार है। मन जब छुट्टी पर होता है या जब मन नहीं होता तो कविता होती है। और इसीलिए ये कुछ जरूरी नहीं कि कविता हमेशा शब्दों में ही मुखर हो। कविता कोई भी माध्यम खोज सकती है, अपना रास्ता खोज सकती है बाहर आने के लिए। और इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं कि हर कविता लिखी जाए, पढ़ी जाए, सुनी जाए या समझी जाए। और इसका मतलब ये नहीं कि जो लिखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, समझा नहीं जाता, वो कविता नहीं है। और फिर
ये कोई भी रूप ले सकती है। कविता मौन हो सकती है, कविता आंसू में निकल सकती है, कविता मुस्कान में बाहर आ सकती है, एक अनपेक्षित आलिंगन में, एक हाथ की मुद्रा में, चलने बैठने दौड़ने विश्राम करने, ऐसी कोई भी एक जो एक्टिविटी है, अगर वहाँ मन उपस्थित नहीं है तो कविता इसीलिए संभव है कि कभी कभी कोई पूरा व्यक्तित्व जो है किसी का वो साक्षात कविता हो। किसी के उठने बैठने में कविता हो सकती है, किसी के सोने जागने में कविता हो सकती है, किसी के हाथ की मुद्राओं में कविता हो सकती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि स्थूल काम भी, जूते काटना हो, सिलाई बुनाई हो, पौधों में पानी देना हो, खेती का काम हो, स्थूल काम भी अगर मन अनुपस्थित है तो वो काम भी कविता हो जाता है। जब काम नहीं होता तब वो काम कविता हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी ये बात है कि कविता लिखने के लिए या कविता को जाहिर करने के लिए श्रम नहीं किया जा सकता। या तो कविता होती है या फिर कविता नहीं होती। कविता मशक्कत नहीं है, कविता आशीर्वाद है, उपकार है, एक उपहार है। कविता वह होती है जो मनुष्य के जीवन में एक मनुष्यता की परिभाषा देती है, मनुष्यता के को मन वचन कर्म से निभाने की बात करती है, वही कविता होती है। कविता जो अपने रूप में आपके दिल में उतर जाती है, मैं उसे कविता मानती हूँ। अब ये आता है कि एक अच्छे कवि की जिम्मेदारी क्या है। अब अच्छे कवि की जिम्मेदारी कैसे तय की जाए और बुरा कवि क्या होता है, तो हम सारा कुछ देख दाख के, हम अकेले तो तय करने वाले हैं नहीं, उसके लिए बहुत लोग होते हैं। किसी को कविता अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती, किसी को अपने जीवन पर उतरती दिखाई देती है, किसी को नहीं देती, बहुत लोग विरोध भी करते हैं। तो हम उसको अच्छा मान सकते हैं जो मानवता के पक्ष में बोलता हो, जो मानवता का पक्षधर हो, जो जुल्म और जो कसावटें होती हैं उनको दूर करने के लिए सारे खतरे उठाते हुए कविता करता हो, जिसके शब्द हृदय तक जाते हों, जिसकी जो धुन है, लहरें हैं, वो हमें कहीं तक प्रभावित करती हैं। अच्छा कवि शायद मेरे ख्याल में वही माना जाता है, वही उसी को मानते भी हैं। ऐसा ना होता तो हम नागार्जुन को क्यों मानते, ऐसा ना होता तो हम दिनकर को क्यों मानते। कि साहित्य में ये सब तो होता है जो मैंने विधाएं गिना दी। एक और विधा होती है आलोचना, समीक्षा, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। आज के ज़माने में मैं देख रही हूँ, आज का जो नया समय आया है उसमें देख रही हूँ कि जो ये सोशल मीडिया आया है, यहाँ पर आलोचक की भूमिका बिल्कुल सीमित कर दी है। सीमित क्या, सोशल मीडिया पर तो आलोचक है ही नहीं, समीक्षक है ही नहीं, लेकिन वो हमारे साहित्य के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो उस साहित्य को जो आया है, जो कहानी, उपन्यास, इवन कविता भी जो आती है उसमें तो सभी समाहित है, तो उसको वो देखता है, परखता है। परख पर मैं ज़्यादा जोर दूंगी, परखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेखक को अपनी सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हो सकता है कि उनमें कुछ अच्छी भी ना हो सकता है कि उसमें कुछ ज़रूरी भी ना हो। तो जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको जो श्रुति समीक्षक होता है वो उन्हें निकालता है। मैं एक छोटी कलम हूँ
प्रसिद्ध हो गया हूँ लेकिन सिद्ध नहीं हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरा मानना है कविता में और उपन्यास में क्या फर्क है। कविता और उपन्यास में एक ही फर्क है, उपन्यास में बूंद को सागर तक फैलाना होता है और कविता में सागर को बूंद तक लाना होता है। साहित्यकार दोनों हैं, पर एक बहुत बड़ा अंतर है उनके बीच में। आप अपने मनोभावों को कितने कम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, उसे कविता कहते हैं, चाहे वो छंद के माध्यम से हो या छंद मुक्त हो। उसकी सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन उसमें वो ना लिखा जाए जो कि आदमी को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करती हो। चाहे वो सत्य हो, उस सत्य से हमें बचना चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, बुद्धि से नहीं जुड़ी होनी चाहिए, हृदय से जुड़ी होनी चाहिए। जैसे उसने पसीना बहाने वाले पर कविता लिखी, पसीना बहाने वाले के समझ में नहीं आई और हमें समझने में पसीने आ गए। कविता साइकिल वाले पर लिखो और हवाई जहाज चलाने वालों को समझ में आए तो उस कविता का कोई मतलब नहीं है। मेरा मानना है कि कविता का जन जन जागरण की तरह से कविता अपनाई जानी चाहिए। एक दिनकर जी की कविता ने सत्ता परिवर्तन कर दी थी, इंदिरा गांधी की, और एक एक दीवार पर कविता आ गई थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जहाँ एक पंक्ति लोगों के दिलों में उतर जाए उसे कविता कहते हैं। और जहाँ तक साहित्य की बात है, साहित्य उसे कहते हैं जो सबका हित करे। कई कहते हैं हम तो स्वांत सुखाए लिखते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भाई स्वांत सुखाए लिखते हो तो लिखो और पढ़ लो। आपकी लेखनी जो है गंदगी पर लिखे, पर लेखनी से कभी भी गंदगी नहीं निकले। कविता एक बेहद कहीं अवचेतन से उपजे चेतन किसी भी निजी भाव बोध को शब्दों में पिरोने की मांग करती है। हम उसे पिरो पाते हैं कितना, हम उसे कितना पकड़ पाते हैं, कितना हम उसे गहरे तादाद में स्थापित करते हुए उसको अपने चेतन से खींच कर शब्दों में उतार पाते हैं। लेकिन वो किसी एक विषय पर होती है, किसी एक बिंदु पर होती है, ऐसे बिंदु पर जहाँ हम बहुत आहत होते हैं या जहाँ हम अपने ऐसी मानसिक अवस्था में होते हैं कि कुछ अंतर्द्वंदों के बाद कुछ ऐसा मूल्यवान उपजा है जिसको मैं तुरंत लिख दूं। कविता तो अपने आत्मा से तादात्म्य स्थापित करने का, संबंध स्थापित करने का माध्यम है, और वो माध्यम साधना पड़ता है। या कुछ उसकी पंक्तियां ऐसी होती हैं कि भीतर स्वयं को स्वयं के भीतर की चौखटें खोलने के लिए और सीढ़ियां उतरने के लिए मजबूर करती है। ये नहीं है हा हा हो किसी खा, ये मनोरंजन है, उसकी अपनी एक भूमिका है। कवि की जिम्मेदारी होती है अपने युग के उतार चढ़ावों का साक्ष्य बनने की, अपने निजी उद्वेलनों की अभिव्यक्ति। तो मुझे लगता है कि कविता का एक सीमित प्रदेश तक आपको सीमित रखती है, लेकिन एक विश्व ब्रह्मांड से जोड़ने का, ब्रह्मांड से लेकर धरती तक सबको जो समेटता है, समेट सकने की शक्ति रखता है, वो है
कवि के सरोकार। जैसे एक कोई व्यक्ति होता है और वही जब पुलिस की वर्दी में होता है या एक सैनिक की वर्दी में होता है, एक कमांडो की वर्दी में होता है, तो वही मनुष्य कितना बदल जाता है। इसी तरह से जब शब्द और अक्षर जब एक भावनाओं की, संवेदनाओं की वर्दी पहन लेते हैं और एक ख़ास तरह से वो तालमेल उनमें बैठ जाता है, तो फिर वो कविता जब बन जाते हैं तो उनमें बड़ी ताकत आ जाती है। ये कविता आपको ताकत देती है, हौसला देती है, साहस देती है, प्रेरणा देती है और बहुत कुछ देती है। जीवन कैसे जिए वो सिखाती है। इसीलिए कविता को मनुष्यता की मातृभाषा भी कहा गया है और कविता को मनुष्य की आखिरी उम्मीद भी कहा गया है। और बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं कि कविता ने कैसे लोगों के जीवन बदले हैं। जो दिल्ली में नादिर शाह का जो ने कत्लेआम किया था, 6 दिन वो कविता की 2 लाइनों ने रोक दिया था, क्योंकि शायर ने, जो उनका शाही शायर था, उसने एक शेर लिख के भेजा और फिर नादिर शाह ने वो शेर पढ़ा और फिर कत्लेआम रुक गया। तो कविता हो या कहानी या जो साहित्य है, उसकी यही भूमिका है कि वो हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में जो धूल जम जाती है हमारे इस आईने में, उस धूल को हटा देता है, हमें एक सोचने के लिए, समझने के लिए विवश करता है, हमारी भावनाओं को जगाता है, हमारी संवेदनाओं को जगाता है, हमें अच्छा मनुष्य बनाता है। और इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक साहित्यकार की, एक कवि की। और एक कवि की जो सत्ता है वो किसी भी सत्ता से ऊपर होती है। उसकी एक जिम्मेदारी होती है समाज के लिए। वो समाज में जो कुछ गलत देखता है उसका विरोध करता है। सत्ता अगर कुछ गलत करती तो उसका विरोध करता है। और जैसे मैंने कहा कि ईश्वर ने उसको इस काम के लिए भेजा है कि उस इस दुनिया में प्रेम बढ़ाए, भाईचारा बढ़ाए, मानवता बढ़ाए, पशुओं के प्रति प्रेम, पक्षियों के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है ईश्वर कवि को या साहित्यकार को देकर के भेजता है। कविता क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात प्रेमन, एक कौंध में जीवन जगत की विडंबनाएं उजागर कर देने की कला है कविता। यथार्थ को स्वप्न की तरह बांचने की कला, कुछ इस तरह बांचने की कला कि चित्त उस विरल मासूमियत की तरफ चला जाए जिसमें, जो प्रेम में जैसे जाता है। आपकी ये मासूमियत आपके मर्म स्थान पर, आपके बीज कोश पर पहली बारिश की तरह बरसने लगती है। कुछ इस तरह बरसती है कि अच्छाई आपकी हड्डियों में फूल की तरह खिल जाए। योजनाबद्ध ढंग से ऐसा नहीं करती कुछ कविता। जैसे नदियां योजनाबद्ध ढंग से नहीं बहती वो अपने मौज में, पर कुछ उनके बहने में बात ऐसी होती है कि उनके तट पर सभ्यताएं बस जाती हैं। इसी तरह कविता अपने होने में ही कुछ ऐसी होती है कि आप अपने भीतर झांकने की तरावट पा जाते हैं और कुछ ऐसा होता है कि एक अलाव सा सुलग जाता है। लिखने वाले का अकेलापन और सुनने वाले का एकांत, निरभ्र एकांत, उनके बीच एक अलाव सुलग जाता है और अंतरंग बातचीत की लय कायम हो जाती है। धीरे धीरे शब्द शरीर भी छूट जाता है और हम उस महामौन तक पहुंच जाते हैं जहां मौन मधुर हो जाए। हर तरह की हिंसा की मारी हुई इस दुनिया में कविता ही एक ऐसा स्पेस है जो आपको आपसे हेलो कहने का पर्यावरण देती है। इसलिए स्वयं को हेलो कहने की कला है।
कविता मनुष्यता की मातृभाषा है। इससे ज्यादा संवेदनशील परिभाषा कविता की हो नहीं सकती। कविता मनुष्यता की मातृभाषा है और मेरे हिसाब से कविता एक बहुत बारीक नाजुक नजाकत का काम है। ये ठीक वैसे ही है जैसे धूप की सलाइयों से छांव की स्वेटर बनना, या कि हवा के आंचल में गांठ बांधना, या कि खुशबुओं के जुगनुओं को एहसास की मुट्ठी में कैद करना। है ना बारीक काम? ये कविता ही तो है जो अगर स्पर्श कर दे आदमी को तो आदमी की नैतिकता में ईमानदारी दर्ज हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारा कानून कह रहा है, विश्व का कानून कह रहा है। अब देखिए ना, कटघरे में खड़े हुए मुवक्किल से कहा जाता है कि गीता पर हाथ रखकर कहो जो कुछ कहोगे सही कहोगे, कुरान पर हाथ रखकर कहो जो कुछ कहोगे सही कहोगे, बाइबल पर हाथ रखकर कहो जो कुछ कहोगे सही कहोगे। दोस्तों, ये कुरान, ये बाइबल, ये गीता, ये गुरु ग्रंथ साहब सब कविताएं तो हैं। यानी हमारा संविधान, हमारा कानून भी ये मानता है कि कविता को स्पर्श करते ही आदमी ईमानदार हो जाता है। तो कविता तो वो पारसमणि है जिसके स्पर्श करते ही आदमी की धमनी और शिराओं में कहीं परमात्मा प्रवाहित होने लगता है। ये कविता है जिसको रचने वाले कवि के लिए शब्दकोश में जितने भी श्रेष्ठतम पर्यायवाची शब्द हैं वो कवि के लिए प्रयुक्त हुए हैं। कवि ईश्वर है, स्वामी है, प्रभु है, जाने क्या क्या कवि है, क्योंकि कविता उसने उपलब्ध कर ली है। कविता को उपलब्ध होना दिव्यता को उपलब्ध होना है। डार्विन ने कहा है कि हम सब बंदर की संतान हैं। कार्बनिक विकास की जो अवधारणा है, जो सिद्धांत है, जो परिकल्पना है, उसके हिसाब से हम सब बंदरों की संतान है। बंदर हमारा पूर्वज है। यानी कहा जाता है कि बंदर का विकास मनुष्य है। हमारे हार्मोन्स और बंदर के हार्मोन्स लगभग एक ही हैं। तो फिर क्या अंतर है बंदर में और आदमी में? तो मैं कहता हूं कि बंदर और आदमी में केवल एक कविता भर का फासला है। जैसे कविता की छलांग लगती है हमारे डीएनए में तो हम मनुष्य हो जाते हैं, और जहाँ कविता से वंचित रह जाते हैं तो भले ही हम आदमी हों लेकिन होमोसेपियन बंदर ही रह जाते हैं। तो ये जो कविता की जो छलांग है, ये छलांग ही कविता है। कविता मैं समझती हूँ कि मनुष्य जिस तरह से कहता है किसी बात को, उसमें जो उसकी गति और लय होती है, जो रफ्तार होती है उसकी बातों को कहने की, अगर दूसरा भी उसे सुनना चाहे उतनी ही रुचि से और उसका कोई अर्थ भी होता हो तो वो कविता होती है। कविता में हम केवल ये नहीं कर सकते हैं कि शब्दकोश से निकाल के सुंदर सुंदर शब्दों को चिपका दें। एक ज़माने में कविता भले ही ऐसे लिखी जाती रही हो, लेकिन कविता का असली काम जो है वो ये है कि वो अर्थ भी संप्रेषण करे, गति भी संप्रेषण करे और साथ ही साथ उसका एक बृहत्तर अर्थ संदर्भ हो। क्योंकि आज वो समय नहीं है कि हम केवल तुक बैठाने के लिए कविता पढ़ते रहें। वो समय नहीं है कि हम तुकबंदियों को तालियों की गड़गड़ाहट में सुने और ये सोचकर घर आ जाएं कि हमने एक अच्छा समय बिताया। समय बिताने के बहुत विकल्प हैं। एक अच्छी कविता हमें अंदर तक, दूर तक साथ देती है हमारा, वो हमारे साथ साथ चलती है और वो अपनी शब्दों के मुश्किल अर्थों में भी हमारे साथ चलती है। जैसे आप याद कीजिए कि हम जयशंकर प्रसाद को याद करते हैं ऐसी कठिन पंक्तियों के लिए, हिमाद्री तुंग श्रृंग में प्रबुद्ध बुद्ध भारती, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये हमेशा स्वतंत्रता पुकारती। इस तरह के शब्द जब हम याद करते हैं और ये हमें याद हो जाते हैं, इसमें कठिन से कठिन शब्द हम लोगों को कैसे याद हो जाता है। ये निराला की जो सरस्वती वंदना है आज भी कितने कॉलेजों में, स्कूलों में बच्चों द्वारा दोहराई जाती है। अच्छी कविता जाहिर है वही है जो हमारी स्मृति में रह जाती है, जो हमें याद रह जाती है। और एक अच्छे कवि की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी कविता से समाज को रचने का काम करे, विघटन का काम न करे। थोड़ी देर के लिए भले ही वो समाज की चिंताएं बताए, हताशा बताए, निराशा बताए, लेकिन अंततः उसे जीवन का राग,
सुनाना चाहिए। कविता क्या है? आचार्य विश्वनाथ ने कहा था कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, जो वाक्य रस दे दे वही कविता है। पर मुझे लगता है कि कविता जो है मनुष्यता की मातृभाषा है। अगर आदमी में मनुष्यता है तभी वो अच्छा कवि हो सकता है। कवि का ये गुण होना चाहिए कि वो बेहतर मनुष्य हो, कम से कम मनुष्य को और बेहतर मनुष्य बनाने की कोशिश करे। मैं कविता कब लिखता हूँ? दरअसल हास्य के लिए जरा अलग ही वातावरण चाहिए होता है, थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा चाहिए होती है। हाँ, व्यंग एकांत में लिखा जाता है और जब मन उद्वेलित होता है जब भी कविता लिखी जाती है। कवि का कर्म क्या होना चाहिए? तो कवि का कर्म सबसे पहले मनुष्यता ही होनी चाहिए, क्योंकि बेहतर मनुष्य ही बेहतर कल का निर्माण कर सकता है और कविता ये काम करवा सकती है। पूरा संसार सिर्फ कविता पर टिका है। उसने रूप बदला, लेकिन बहुत कुछ बदलने के बाद भी उसकी यति, गति, लय, ताल, शैली, सहजता, सरलता, ये सारे उसके गुण अगर नहीं हैं तो फिर वो चिरस्थायी ना होकर वो सामयिक हो जाती है। और लोग जब कहते हैं ना कि कविता साहित्य समाज का दर्पण है, तो मैं सोचती हूँ कि दर्पण में तो आपने जो छवि देखनी चाहिए, जो कुछ आपने चाहा वो आपने देख लिया। कि बिहारी की कविता क्या है? मानो मीठी खांड की रोटी, पर सचमुच कहीं से भी चखिए वो मीठी होगी, कहीं से उसका स्वाद बदलेगा नहीं। और किसी भी युग में कोई मधुमेह का शिकार हो तो उसको और ऊर्जा देगी, उसको और अधिक ऊर्जावान बनाएगी और उसको सोचने पर विवश करेगी। श्रृंगार का वर्णन, भक्ति का वर्णन, रहस्यवाद, छायावाद, जाने कितने कितने वादों से ये कविता युक्त हुई है। और सृजन की एक प्रक्रिया होती है और कविता वो सशक्त वस्तु है जो यदि जन्मजात हो तो वो उम्र भर सृजन करती है, प्रजनन करती है। और पहले वो पैदा होती है, फिर उसके पाठक पैदा होते हैं, उसके श्रोता पैदा होते हैं, उसके कद्रदान पैदा होते हैं और पैदा करने का एक सिलसिला युगों से चल रहा है। और इसमें जनसंख्या नियंत्रण की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं वादों की बात कर रही थी ना, तो देखिए समय के साथ कैसे बदली कि साहित्यकार प्रेमी ने प्रेमिका को वादों की बात पर इतना ही कहा था। साहित्यकार प्रेमी ने प्रेमिका को वादों की बात पर इतना ही कहा था, अजी मेरा मतलब तो छायावाद, रहस्यवाद आदि वादों से था। अब देखिए साहित्यकार से अगर प्रयोग करेंगे तो ऐसी विडंबना आएगी, क्योंकि वो पिछले कस्मे वादे नहीं जानता, वो वादों से ही घिरा रहता है। समय के साथ उपमाएं बदली, समय बदला, अब व्यंग्य है। और मेरी तो विशेषता ये है कि मैं सोचती हूँ कि कविता जितनी छोटी हो उतनी अच्छी, क्योंकि मैं सुना था कि लोगों को लगता है कविता एक मुसीबत होती है, तो आप तो जानते हैं मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी। कविता क्या है? वैसे सवाल बहुत वेग है और इसके हज़ारों जवाब हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिविजुअली हर किसी का जवाब डिफ़र करेगा। मुझसे अगर आप पूछें तो मेरे लिए कविता एक सडन आउटबर्स्ट है, अचानक आई हुई एक बाढ़ है, एक सुनामी है, एक लहर है जो उठी और कंट्रोल करना मुश्किल हो गया तो मुझे लिखना पड़ गया। जब तक मुझे कविता लिखने के पहले सोचना पड़े या मुझे उसकी एक धारणा बनानी पड़े, उसका खाका खींचना पड़े, तब तक वो मुनीमी हो सकती है, वो कविता नहीं हो सकती। तो कविता में और मैथमेटिक्स में, हिसाब किताब में, बही खाते में फ़र्क क्या है? कलम, कागज़, स्याही सब आप यूज़ कर रहे हैं, वही फ़र्क मेरे लिए इतना है कि कविता अंदर से जब आती है तो यू फील प्रेग्नेंट विथ थॉट्स। आपको ऐसा महसूस होता है कि अब ये कुछ अंदर ज्वार भाटा उठना शुरू हुआ है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर नहीं लिखूंगा तो मैं अंदर से इम्प्लोड हो जाऊंगा, मैं फट जाऊंगा अंदर ही अंदर। जब तक ऐसा महसूस ना हो तब तक कविता नहीं लिखनी चाहिए। अगर आप कमर्शियल मीडियम में नहीं हैं मेरी तरह, और अगर ऐसा है कि आपको अपना घर चलाने के लिए, अपनी EMIs भरने के लिए भी कविता लिखनी है,
तो बात अलग है। लेकिन स्वतः सुखाए, और जिसे महान साहित्य कहते हैं, बड़ा लिटरेचर, तो बड़ा लिटरेचर तब तक पैदा नहीं हो सकता जब तक आप परमात्मा की बांसुरी न बन जाएं, कि वो आप में फूंके और आप किसी तरह से उसकी फूंक जो है उसको शब्दों में बदल के कागज़ पे उतार दें। तो परमात्मा की बांसुरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ वर्क करता है कि इंतज़ार कीजिए कि आपको ईश्वर दे कुछ, आपको खुदा कुछ दे। जब आपको ऊपर वाला देता है, जब आपको परमात्मा देता है, जब आपको कुदरत, नेचर, प्रकृति जब आपको कविता देती है, तो आपके दोनों हाथ भर जाते हैं। और जब आप ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है कुछ लिख ही लो, तो जो आप लिखेंगे वो काफ़ी फॉरगेटेबल होगा। और ये एक फॉर्मूला है जो मेरी समझ में आया है, ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। और मैं तब तक कविता नहीं लिखता, तब तक मैं कुछ लिखने नहीं बैठता जब तक मेरे अंदर जो इमोशंस का जो प्रवाह है वो अनकंट्रोल्ड नहीं हो जाता। जब तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि ना लिख के भी काम चल जाए, तब तक मैं नहीं लिखता। जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है कोई इमोशन, कोई घटना जो मेरे आसपास घटी हो, तब मैं कलम उठाता हूँ और तब मैं लिखता हूँ। कविता क्या है, यह सोचते हुए मैंने कभी कहा था कि सोच की लहरों पे तिरता भावना का यान है। सोच की लहरों पे तिरता भावना का यान है, या कि यह संवेदना से नम हृदय के स्पंदनों का गान है। काव्य सांसों में रवां संगीत का एक सिलसिला है। काव्य सांसों में रवां संगीत का एक सिलसिला है। काव्य जलकुंभी भरे एक ताल में जैसे कमल शतदल खिला है। आंसुओं की मूक भाषा जानता है, आंसुओं की मूक भाषा जानता है। काव्य वह जो दर्द को पहचानता है। काव्य पूजा अर्चना है, धर्म है। काव्य साहित्यिक जगत का मर्म है। काव्य साहित्यिक जगत का मर्म है। जी हाँ, मेरा ये दृढ़ मत है कि कविता वह शक्तिशाली विधा है साहित्य की, जो सर्वाधिक हृदयों तक बहुत आसानी से अपनी पहुंच बनाने में कामयाब होती है, और साथ ही मानव जीवन के तमाम पहलुओं को अपने थोड़े से शब्दों में समेटकर अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य रखती है, वो कविता होती है। और मेरा मानना है कि साहित्य और कविता का दायित्व है कि वे समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना की दिशा में, उनकी संवर्धन और उनके संरक्षण की दिशा में निश्चित रूप से प्रयास करें। यही साहित्य और कविता का धर्म होना चाहिए। पद्य काव्य के अंतर्गत छंदोबद्ध रचना के लिए कविता शब्द का प्रयोग होता रहा है, किंतु आधुनिक काल में कविता गद्यात्मक भी है। इसलिए अब ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कविता जो पुरानी कविता थी जिसमें कि छंद हुआ करते थे, और अब जो है निर्बंध कविता है जिसमें छंद नहीं है। तो आज कई प्रकार की कविताएं हैं जिसमें एक छंदोबद्ध कविता है, एक छंद मुक्त कविता है, और एक मुक्त छंद की कविता है, और एक ऐसी भी कविता है कि जो इन तीनों की श्रेणी में नहीं आती। तो अब कविता बदल गई है। बाहर के देशों में पहले बदली, ब्लैंक वर्स आया, यहाँ ही बदली, किंतु हमारे देश में मुख्यतः गद्य कविता तो चलती ही है, किंतु अभी भी सभी प्रकार की कविताएं चल रही हैं। और ये आपने भी देखा होगा कि प्राय कवि सम्मेलनों में, बड़ी बड़ी काव्य गोष्ठियों में, या जो बाहर विदेश में हमारे कवि जाते हैं, वो जब गीत यानी छंदोबद्ध रचना हो, मुक्तक हो, गीत हो, प्रगीत हो, नवगीत हो, कोई भी उसका स्वरूप हो, जब उसको गाकर प्रस्तुत करते हैं या लय में प्रस्तुत करते हैं, तब उसका असर बहुत पड़ता है। तो ये सब साथ साथ चलता है। जैसे तुलसी भी आज मौजूद है, और जो गिरिजा का माथुरी मौजूद है, ये भी मौजूद है, शमशेर भी मौजूद है, तो त्रिलोचन भी मौजूद है। तो सब अलग अलग। तो यानी प्रगतिवाद और नई कविता के जो आंदोलन आए थे, तब जो कविता का रूप उपजा, उसे ही आजकल मुख्यतः कविता कहा जाता है। अब मालूम नहीं आगे जाकर इसका रूप क्या बदलेगा। मुखमंडल पर स्वर्ण आभा, जैसे ललाम है कविता, शीश पर आशीष मंगल, चरण कमल प्रणाम है कविता। निर्झर सी है निर्मल निश्चल, निर्झर सी है निर्मल निश्चल, निर्विकार निष्काम है कविता। सुबह बनारस ही अति सुंदर, सुखद अवध की शाम है कविता। पतित पावन सुखद सुहावन,
बहुत प्यारा नाम है कविता, और जब जब उसकी ओर निहारो लगता चारों धाम है कविता। पतित पावन सुखद सुहावन बहुत प्यारा नाम है कविता, और जब जब उसकी ओर निहारो सबसे लगता चारों धाम है कविता। लगता चारों धाम है कविता, पतित पावन सुखद सुहावन बहुत प्यारा नाम है कविता। ओशो ने बहुत बढ़िया बात कही है कि विशाल हिमालय को हमारी आँख देख सकती है, विशाल हिमालय को हमारी आँख देख सकती है, परंतु उसी आँख में आंचे गए सूक्ष्म काजल को देखने के लिए दर्पण की जरूरत होती है। विशाल हिमालय की विशालता और आँख में आंचे गए सूक्ष्म काजल की सूक्ष्मता, इन दोनों को समाविष्ट कर अपने आप में आत्मसात करने की क्षमता रखती है कविता। माध्यम बनती है कविता अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए। एक बहुत व्यापक कैनवास मिलता है कवि को अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए। वो सारी पीड़ाओं को, सारे दर्द को, सारी वेदनाओं को सह सकता है, अपने आप को उसमें अभिव्यक्त करके वो बताना चाहता है, लोगों तक बात पहुंचाना चाहता है। बहुत बड़ी ताकत मिल जाती, कायल जयी होती हैं कविताएं। किसी ने कहा है कि कलम की ताकत क्या होती है पूछो उन फनकारों से, कलम की ताकत क्या होती है पूछो उन फनकारों से, जो लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। लोहे को काटने की क्षमता वाली कलम अगर आपके पास आ जाती है तो उसको संभाल कर, सोच कर, समझदारी से काम में लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। कवि बहुत संक्षेप में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, परंतु अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता, वो समाज की सारी स्थितियों को, परिस्थितियों को अभिव्यक्त करता है। वो दिशा ज्ञान भी देता है, कैसे क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना। कोई उपदेशक नहीं है कवि, परंतु बात कहने का उसका सलीका, उसका तरीका होता है कि उस संकेतों के माध्यम से समाज को एक दिशा दे सके।